नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अगर आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको पढ़ना होता है बीए के फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में, जो 100 ईस्वी से इतिहास शुरू होता है और 1300 ईस्वी तक का जो इतिहास है, खास करके दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, उसी को आपको पढ़ना होता है बहुत ही बारीकी के साथ। मैं 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का जो संपूर्ण इतिहास है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास, उत्तर भारत के इतिहास की बात नहीं हो रही है, उसको बारीकी के साथ समझते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यानी यह लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर भी है और ये महा मैराथन क्लास है। इसमें आपके 8 इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है। हम इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्नों में 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय में 4 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाले होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पिछले कई वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के एग्जामिनेशन के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर पेपर के। ठीक है, बीए के फोर्थ सेमेस्टर में जब आप पढ़ते हैं तो 2 प्रकार की हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है। एक इतिहास होता है, केवल इतिहास है, जिसको आप मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, वो सब्जेक्ट आपका अलग सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का सिलेबस है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पढ़ना 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक। लेकिन जब आप मध्यकालीन इतिहास वाला सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेटा, तो उसमें आपको क्या पढ़ना होता है? उसमें आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो है, जिसमें आपको 1947 तक या 1950 तक पढ़ना है, 1757 से लेकर के कुछ विश्वविद्यालयों में। ठीक है, और कुछ विश्वविद्यालय में सिलेबस मध्यकालीन इतिहास का होता है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना होता है, जिसमें 1300 कुछ ईस्वी से लेकर के 1453 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, 1815 ईस्वी तक का इतिहास, वो भी विश्व साहित्य का इतिहास, मतलब विश्व इतिहास पढ़ना होता है, यूरोप का इतिहास पढ़ना होता है। तो वो आपका मध्यकालीन इतिहास है। उसका मॉडल पेपर मैं दे दूंगा, उसको लेकर के टेंशन मत लीजिए। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं जिस भी सब्जेक्ट का कमेंट करेंगे मैं उसका मॉडल पेपर देने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरे पहले बहुत सारे मॉडल पेपर अवेलेबल है 2025-26 वाले, उसको आप देख लीजिएगा। या 2026-27 का है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में 2026 की परीक्षा में 100% आने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, परीक्षा अगर आपकी लिखने वाली आ रही है तो इससे बेस्ट लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है को करिकुलर मास्टर। वहां पर एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर्स आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ में को करिकुलर की जो परीक्षाएं होती है उसकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चैनल पूरे यूट्यूब का है को करिकुलर मास्टर, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट है। आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये को करिकुलर मास्टर चैनल है, इसको आप सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, खंड आ की बात की जाए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है जिसको मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे पहला प्रश्न है आपका, 10 क्वेश्चन सब देखेंगे अति लघु उत्तरीय के, जिनको 50 शब्दों में आपको जनरली लिखना होता है, लेकिन मैं इसको 100 शब्दों में लिख करके आपको बताऊंगा ताकि 50 शब्द तो आपको याद ही रह जाए। ठीक है, जब आप पेपर में बैठे समझे। तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम बेटा एक धर्म ग्रंथ है, एक ग्रंथ होता है, संगम साहित्य का ग्रंथ है। ठीक है, तमिल भाषा में लिखा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तोलकाप्पियम के बारे में आपको लिखना, दक्षिण भारत के ग्रंथ है ये, और संगम साहित्य जो है वहां से दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लिखेंगे तोलकाप्पियम संगम साहित्य का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना किसने करी थी? तोलकाप्पियम नाम के ग्रंथ की इसकी रचना करी थी ऋषि तोलकाप्पियर ने। तोलकाप्पियर ऋषि का नाम था, इसीलिए इनकी रचना को तोलकाप्पियम नाम दिया गया। जो अगस्त ऋषि के शिष्य माने जाते हैं, किसके ऋषि के? अगस्त ऋषि के शिष्य है कौन? तोलकाप्पियर। उन्होंने लिखा था तोलकाप्पियम नाम का ग्रंथ, ये बात ध्यान रखेंगे, जो संगम साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का एक प्राथमिक स्रोत भी होता है, एक जबरदस्त स्रोत भी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगस्त ऋषि वही ऋषि है जिन्होंने किसको पे लिया था बेटा? लोग कहते हैं अगस्त मुनि को आप जानते होंगे। अगस्त मुनि जो थे बहुत ही प्रतापी थे,
ऋषि मुनि बहुत लंबे समय तक जीवित रहते थे। अगस्त ब्राह्मण सो कि समुद्र लेहो, ब्राह्मण ही हरि को पग मार्यो। ठीक है, तो ब्राह्मण ये अगस्त ऋषि जो थे, इन्होंने समुद्र को सोख लिया था, समुद्र को पी लिया था, इतना ज्यादा इनके पास एक शक्ति थी, आप सोचो। ठीक है, तो ये थे अगस्त ऋषि, उन्हीं के शिष्य माने जाते हैं तोलकाप्पियर नाम के। ठीक है, जो ऋषि है वो। महत्व इसका यह है दोस्तों कि यह मुख्य रूप से तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। कौन सा? तोलकाप्पियम ग्रंथ क्या है? तमिल भाषा का जो व्याकरण है, इस तोलकाप्पियम नाम के ग्रंथ में तोलकाप्पियर नाम के ऋषि ने लिखा हुआ है। लेकिन यह केवल व्याकरण तक सीमित नहीं रहता है, यानी व्याकरण के अलावा भी इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं। ठीक है, व्याकरण के अलावा आप देखेंगे इसमें कौन कौन सी बातें हैं। यह उस समय के दक्षिण भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में, कि समाज वहां का कैसा था, वहां पर लोग पैसा रुपया कैसे कमाते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे, आर्थिक सिचुएशन कैसी थी, राजनीतिक सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति कैसी थी वहां की। यानी दक्षिण भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर गहरा प्रकाश डालता है तोलकाप्पियम नाम का ग्रंथ। और व्याकरण का तो ग्रंथ है ही, व्याकरण के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी दक्षिण भारत की देता है उस समय की। इसके साथ ही साथ में इसमें और लिखेंगे, तोलकाप्पियम ग्रंथ में तत्कालीन समाज के वर्गीकरण, यानी समाज कितने भागों में बटा हुआ था, विवाह की क्या क्या प्रथाएं हुआ करती थी, लोगों के रहन सहन का जो वर्णन है वो बहुत ही बारीकी के साथ और विस्तृत तरीके से किया गया है इस ग्रंथ में। यह ग्रंथ तमिल भाषा की वैज्ञानिक और प्राचीनता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इतिहासकार इसे दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास का आधार स्तंभ मानते हैं, तोलकाप्पियम नाम के ग्रंथ को। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा तोलकाप्पियम ग्रंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई, जो संगम साहित्य का सबसे प्रमुख ग्रंथ रहा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका अग्रहार। अग्रहार क्या होता है बेटा? अग्रहार की अगर बात की जाए तो अग्रहार क्या है? देखिए, प्राचीन और लिखेंगे उत्तर, प्राचीन और मध्यकालीन दक्षिण भारत में अग्रहार जो होता था एक भूमि या एक गांव को कहा जाता था। ठीक है, तो अग्रहार क्या था? उस भूमि या उस गांव को अग्रहार कहा जाता था दोस्तों, जो राजाओं या सामंतों के द्वारा, यानी कोई राजा है, उस राजा के यहाँ पर कोई पंडित काम कर रहा है, मतलब पंडित जी कोई है जो पूजा पाठ करवाते हैं या फिर कोई धार्मिक कार्य करवाते हैं, तो राजाओं के द्वारा सामंत, सामंत भी राजा का टुटपुंजिया हुआ कर, राजा का, इस राजा ने कुछ इलाकों को दे दिया कि भाई इतना इलाका तुम देखो। जैसे मोदी जी हैं या योगी बाबा को मान लीजिए, अब अलग अलग जिलों में बटा हुआ है, अब अलग अलग योगी जी के सामंत में के रूप में आप देख सकते हैं कि भाई जैसे विधायक, तमाम प्रकार के विधायक सामंतवाद है। विधायक को सामंत आप समझ सकते हैं कि भाई वो योगी बाबा के, मतलब कि वो एक प्रकार से योगी बाबा को वोट देकर के बनाते हैं। ऐसे सामंत होते थे, वो कुछ इलाकों को देखते थे। जैसे एक विधायक जो होता है अपना विधायक का एरिया देखता है, एक सांसद जो होता है अपना एरिया देखता है लोकसभा का। तो ऐसे ही जो है सामंत भी राजा के अंडर में ही रहते थे। तो राजा जो होता है वो उसके द्वारा या सामंतों के द्वारा उस भूमि या उस गांव को अग्रहार कहते थे, जिस गांव या जिस भूमि को राजा या सामंत लोग ब्राह्मणों को दान में देते थे। ठीक है, तो ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि जिसको राजा या सामंत लोग ब्राह्मणों को देते थे, ऐसी भूमि को अग्रहार कहा जाता था। दक्षिण भारत में ये एक प्रकार से बड़ी फेमस चीजें रही हैं। आगे देखें, विशेषता क्या है इसकी। इन गांवों की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों कि ये पूरी तरह से कर मुक्त हुआ करती थी, टैक्स फ्री थी। ठीक है, यहाँ रहने वाले ब्राह्मणों का मुख्य कार्य ये होता था कि वो अध्यापन करेंगे, यज्ञ वगैरह करेंगे, करवाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, इनको वही गांव को दे देते थे। यानी ऐसे व्यक्तियों को गांव मिलता था, ऐसे ब्राह्मणों को जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, राज महाराज यज्ञ करते थे, अध्यात्म अध्यापन करते थे। अग्रहार केवल धार्मिक केंद्र नहीं थे, बल्कि ये शिक्षा और ज्ञान के बड़े केंद्र यानी विश्वविद्यालय की तरह काम करते थे। जो भूमि दान में दी जाती थी या गांव को ऋषि मुनियों को, वहां पर वो ऋषि मुनि जो होते थे ब्राह्मण लोग, वो लोग वहां पर शिक्षा देते थे बच्चों को। ठीक है, वहां पर यज्ञ वगैरह क्या करते थे, इसके लिए भूमि दान में दी जाती थी। तो ये था कुछ अग्रहार भूमि को लेकर के बातें। यहाँ का प्रशासन जो था दोस्तों अग्रहार का, अक्सर एक सभा के द्वारा चलाया जाता था। चोल और पल्लव काल में अग्रहारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, यानी चोल राजा, चोल शासकों और पल्लव, इन दोनों शासकों के जो है राजाओं के समय में आप देखेंगे तो अग्रहार जो भूमि है उसकी संख्या काफी बढ़ चुकी थी, जिससे दक्षिण भारत में शिक्षा और संस्कृति का एक व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। शिक्षा और संस्कृति खूब ज्यादा डेवलप हुई। ठीक है, अग्रहार भूमि की वजह से, चूंकि ब्राह्मणों को भूमि मिल गई, ब्राह्मण अपनी भूमि पर जो है अध्यापन करने के लिए एक विद्यालय टाइप का, गुरुकुल टाइप का, या ऐसे आजकल जैसे विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय, ऐसे टाइप का खोलते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे।
अगला तीसरा प्रश्न आपका आ चुका है अति लघु उत्तरीय का। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, 100% पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, राम मनोहर लोहिया या इसके अलावा मासा कुंभरी सहारनपुर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वैसे तो सिद्धार्थ का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ऐसे चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है। तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका पेपर लिखित होगा आपका, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव में मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारी बरेली, रोहिलखंड बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय, सबका पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। राम मनोहर लोहिया का भी ऑब्जेक्टिव सुनने में आ रहा था, लेकिन 4th सेमेस्टर का लिखने वाले के लिए बातें बता दी गई है, तो समझे। वातापी कोंड क्या है? वातापी कोंड की अगर बात किया, एक उपाधि का नाम था वातापी कोंड। राजा महाराजा लोग इसको धारण करते थे जब कोई बड़ा काम करते थे। देखेंगे, वातापी कोंड एक प्रसिद्ध उपाधि है जिसका शाब्दिक अर्थ है शब्दों, इस वातापी कोंड शब्द का, वातापी कोंड का मतलब क्या होता है? वातापी को जीतने वाला। वातापी, वातापी के चालुक्यों का नाम आपने सुना होगा, तो वातापी का जो किला है या वातापी का जो एरिया है, उसको जीतने वाले व्यक्ति को वातापी कोंड कहा जाता था। यह उपाधि पल्लव वंश के महान शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण करी थी वातापी कोंड की, क्योंकि उन्होंने वातापियों को हराया था या वातापी इलाके को जीता था, ठीक है। ये बात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो पल्लव और चालुक्य वंश के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला। चालुक्य राजा जो थे पुलकेशियन द्वितीय, यह इतना महान शासक था कि दक्षिण भारत का एकमात्र शासक है पुलकेशियन द्वितीय, जिसने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। ये वही महान शासक है पुलकेशियन द्वितीय, चालुक्य वंश का, वातापी का चालुक्य था। इस वातापी के चालुक्य पुलकेशियन द्वितीय को, इस वातापी के चालक पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का महान सम्राट था, इसने पल्लवों को पराजित किया था पहले, जिसका बदला लेने के लिए नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि कहां का था, ये ये पल्लव वंश का शासक था, ठीक है। और पल्लव वंश का शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने एक प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था। चालुक्यों की राजधानी जो वातापी थी उस पर आक्रमण किया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के अंडर में था। ऐसे में पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव को कई बार पराजित किया था। पल्लवों ने बदला लेने के लिए चालुक्यों से, फिर नरसिंह वर्मन आता है, इसने पराजित किया, इसने वातापी को जीत लिया, वातापी को नष्ट कर दिया। इसीलिए जब इसने वातापी को नष्ट कर दिया तो वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। इस महान विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने स्वयं को वातापी कोंड की उपाधि से नवाजा। यह घटना पल्लव साम्राज्य की सैन्य शक्ति और प्रतिष्ठा के चरम उत्कर्ष को दर्शाती है। दोस्तों, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन समझने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है इसका, ऐसे ही तमाम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय पूरा पेपर आपको, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ऐसे ही और आपके मिलते रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिखित के सबके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके एसएमएस, क्या लिख के एसएमएस करना है, अपना नाम लिख एसएमएस करेंगे, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको करना क्या दोस्तों, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस जो है ग्रुप की, कि यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे ये आपका पीडीएफ नोट्स है, जहां पर ये वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, इसके पीछे चल रहा है, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा जब आप एसएमएस के पीडीएफ प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ आपको, वीडियो लेक्चर्स आपका फ्री में अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पर ही देख पाएंगे, शुक्ला डिपार्टमेंट पर, को करिकुलर मास्टर पर। बाकी पीडीएफ नोट्स आपको मात्र 100 रुपए फीस में मिलेगा। जैसे आप एक सीरीज खरीदते हैं, तो सीरीज आपकी कितने की पड़ती, 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की। 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज लेंगे, कम से कम आपका जो है 300 रुपए एक सेमेस्टर का, और प्लस में 300 अगले सेमेस्टर का, यानी 600-700 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं जब आप सीरीज खरीदते हैं 2 सेमेस्टर के। 4th सेमेस्टर का फीस 100 रुपए है सभी सब्जेक्ट का आपका, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपका होगा, जो मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत और को करिकुलर, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएगा। को करिकुलर का कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय में होता है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जैसे सोशियोलॉजी का भी मिलेगा,
हिंदी का भी मिलेगा, और सबका लिखित भी मैं दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला भी पेपर, उसका आंसर और सब कुछ साथ में ही रहेगा, क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। जो बच्चा 150 रुपए फीस पेमेंट करेगा, यानी कि इसमें क्या है कि फोर्थ जो बच्चा चाहता है गुरुजी हम 4 सेमेस्टर और 5वां दोनों आप ही से पढ़ना चाहते हैं, दोनों का फीस इकट्ठा जमा करें तो हमारे लिए कुछ कम फीस लेंगे बिल्कुल। जैसे फोर्थ सेमेस्टर का फीस कितना है, 100 रुपया है, फिफ्थ का कितना रहता है, 100 रुपया रहता है, दोनों को जोड़े कितना होगा, 200 रुपए होगा। क्या 200 रुपए लगेगा? नहीं, केवल 150 रुपए में फोर्थ एंड फिफ्थ का 150 रुपए फीस है, ठीक है, जिसमें सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो आपको जुड़ना है, तुरंत जुड़ जाए, देर ना करें, क्योंकि आप सीरीज खरीदते 300 रुपए एक सेमेस्टर के, 2 सेमेस्टर के 500 रुपए आपके 600 रुपए खर्च होते हैं, तो वो आपको नहीं खरीदना पड़ेगा, सीरीज वगैरह किताब वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी। आप हमसे जुड़ेंगे तो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, उसको पढ़ करके पेपर देने जाइए, आराम से आपका हो जाएगा, कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख या एहोल इंस्क्रिप्शन क्या है, इसके बारे में बताएं। बहुत ही फेमस प्रश्न है। देखिए, एहोल अभिलेख चालुक्य इतिहास को जानने का सबसे विश्वसनीय और सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत के रूप में काम करता है। इसकी रचना चालुक्य शासक थे, उनका नाम था पुलकेशियन सेकंड, पुलकेशियन द्वितीय, महान शासक था। इसके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति साहब। रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख का लेखन किया था, ठीक है। कब किया था? 634 ईस्वी में किया था एहोल अभिलेख का। एहोल अभिलेख को लिखा था किसने, उत्कीर्ण किया था किसने, करवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और किया किसने था? दरबारी कवि थे रवि कीर्ति साहब, उन्होंने किया था एहोल लेख, ठीक है। इसमें विवरण क्या दिया हुआ है? यह लेख संस्कृत भाषा में है और इसमें चालुक्य वंश की वंशावली दी गई है, यानी चालुक्य वंश में कौन कौन से राजा हुए हैं उसका क्रमवार लिखा हुआ है। इस लेख की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के पुलकेशिन द्वितीय दोनों के बीच में नर्मदा नदी के तट पर भीषण युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का वर्णन जो है रवि कीर्ति एहोल अभिलेख में करते हैं, ठीक है, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसका वर्णन किया गया है। यह लेख रवि कीर्ति की काव्य प्रतिभा को भी दर्शाता है, जिन्होंने स्वयं की तुलना कालिदास और भारवी से भी की है। रवि कीर्ति अपने आप को बड़ा कवि मानते हैं, ठीक है, और दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के, और कहते हैं कि हम कालिदास और भारवी के समान ही कवि हैं। दक्षिण भारत की सैन्य राजनीति को समझने के लिए यह एक अनिवार्य दस्तावेज के रूप में काम करता है एहोल अभिलेख, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, पांचवा क्वेश्चन से, विष्णुवर्धन प्रथम। विष्णुवर्धन प्रथम कौन है? विष्णुवर्मन या वर्धन? विष्णुवर्धन प्रथम। देखिए, विष्णुवर्धन प्रथम दक्षिण भारत के बेंगी के चालुक्य वंश, बेंगी के चालुक्य मतलब पूर्वी चालुक्य जो थे उनको बेंगी के चालुक्य कहते थे। एक थे बेंगी के चालुक्य, एक थे वातापी के चालुक्य, ठीक है। तो बेंगी के चालुक्य जो थे, या जिसको आप कह सकते हैं कि पूर्वी चालुक्य, तो उनका संस्थापक था कौन? विष्णुवर्धन प्रथम जो था, ये दक्षिण भारत के बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। वह वातापी के महान चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का भाई था, ठीक है। जो वातापी के चालुक्य है, वातापी के चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय जो था, जिसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर, उसका भाई था ये कौन? उसका भाई था विष्णुवर्धन प्रथम। पुलकेशिन द्वितीय का भाई था विष्णुवर्धन प्रथम, जिसने जो है बेंगी की चालुक्य वंश की स्थापना की थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। योगदान इसका क्या रहा? पुलकेशिन द्वितीय ने जब आंध्र प्रदेश के बेंगी क्षेत्र को जीता, तो उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का वायसराय नियुक्त कर दिया कि आप जाओ वहीं पर रहो, ठीक है, वहां का मालिक नियुक्त कर दिया आंध्र प्रदेश का। बाद में विष्णुवर्धन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके कर दिया और एक नए राजवंश की नींव रख दी थी विष्णुवर्धन प्रथम ने, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का भाई ही था, छोटा, ठीक है। उसकी पत्नी अय्यना महादेवी ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ये बात भी ध्यान रखिए। किसकी पत्नी थी ये? अय्यना महादेवी, ये पत्नी थी इनकी विष्णुवर्धन प्रथम की। विष्णुवर्धन के नेतृत्व में बेंगी क्षेत्र कला और संस्कृति का बड़ा केंद्र बन चुका था। उसने विषम सिद्धि जैसी उपाधियां भी धारण करी थी। पूर्वी चालुक्यों का यह वंश लगभग 5 शताब्दियों तक दक्षिण भारत की राजनीति में सक्रिय रहा, 5 शताब्दियों तक, 50 वर्षों तक कम से कम, ठीक है। 500 वर्षों तक आप देखते हैं बेंगी चालुक्य रहे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, विक्रमांक देवचरित। एक ग्रंथ है विक्रमांक देवचरित, बिल्हड़ नाम के एक विद्वान उन्होंने लिखा है इसको। जैसे कल्हड़ ने लिखा राजतरंगड़ी, ऐसे ही लिखा है बिल्हड़ नाम के विद्वान ने विक्रमांक देवचरित। विक्रमादित्य के बारे में है,
ठीक है, लिखेंगे उत्तर में विक्रमांक देवचरित एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना कश्मीरी कवि बिल्हड़ ने करी है। ठीक है, और कश्मीर के कवि ही थे कल्हड़ जिसने राज तरंगड़ी लिखा था। विषय वस्तु क्या है विक्रमांक देवचरित की? यह विक्रमांक देवचरित नाम का ग्रंथ कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रतापी राजा विक्रमादित्य षष्टम, विक्रमादित्य जो एक उपाधि थी, इसको बहुत सारे राजा महाराजा धारण किया करते थे, तो छठवां शासक था जिसने विक्रमादित्य उपाधि धारण करी थी, उसके बारे में है। वही जो है ये था उसी, ठीक है, तो उसी के दरबार में रहा करते थे बिल्हड़। उन्होंने विक्रमांक देवचरित लिखा जो कि विक्रमादित्य षष्टम के बारे में है। तो विक्रमादित्य षष्टम के जीवन और उनकी विजयों पर आधारित है। बिल्हड़ ने इस काव्य में राजा के राज्याभिषेक के बारे में, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े उसके बारे में, और उनके शासनकाल की सुख समृद्धि कैसी है उसके बारे में वर्णन किया हुआ है विक्रमांक देवचरित में। और विक्रमादित्य के बारे में बढ़िया जानकारी मिलता है। हालांकि यह एक दरबारी काव्य है जिसमें राजा की प्रशंसा अधिक करी गई है, फिर भी इसमें 11वीं और 12वीं शताब्दी के दक्षिण भारत की जो राजनीतिक घटनाएं हैं और सामाजिक स्थिति है उस समय की दक्षिण भारत की, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं बिल्हड़ में। ठीक है, बिल्हड़ की रचना विक्रमांक देवचरित में। अगला प्रश्न है 7वां नंबर क्वेश्चन है चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम क्या होता है? चतुर्वेदी मंगलम की अगर बात की जाए तो चतुर्वेदी मंगलम दक्षिण भारत विशेष करके चोल प्रशासन के दौरान ब्राह्मणों को दिए गए विशेष गांव का नाम था। जैसे अग्रहार था, ऐसे ही इस टाइप का होता था। चोल प्रशासन के दौरान ब्राह्मणों को जो दान में दिए गए गांव होते थे विशेष करके, उसी गांव का नाम होता था चतुर्वेदी मंगलम। प्रशासनिक संरचना की अगर बात की इस गांव की, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है चतुर्वेदी यानी चारों वेदों का ज्ञाता। चतुर्वेदी मतलब क्या होता है? चारों वेदों का ज्ञाता। ये गांव उन विद्वान ब्राह्मणों को एक समूह को दिया जाता था जो चारों वेदों में निपुण हुआ करते थे। ऐसे ब्राह्मणों को गांव दान में दे देते थे जो चोल शासक हुआ करते थे वो, क्योंकि ये चारों वेदों के ज्ञाता है। ठीक है, तो चारों वेदों के ज्ञाता जो ब्राह्मण होते थे उनके समूह होते थे, क्योंकि एक व्यक्ति तो चारों वेदों को पढ़ नहीं पाता था, पूरा एक ग्रुप होता था जो सभी वेदों को पढ़ता था, चारों वेदों को। इन गांवों का प्रशासन अत्यंत लोकतांत्रिक था और व्यवस्थित हुआ करता था। यहाँ की सभा जो होती थी, गांव की परिषद जिसको कहते थे, कृषि, सिंचाई, न्याय और शिक्षा की देखरेख किया करती थी। ठीक है, ऐसा चलता था। चोल काल के प्रसिद्ध उत्तर मेरु अभिलेख में इन गांवों की चुनाव प्रणाली और स्वायत्तता का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये गांव न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध और आत्मनिर्भर हुआ करते थे। चतुर्वेदी मंगलम नाम के गांव, ठीक है, जिसको ब्राह्मणों को चोल प्रशासन के द्वारा दान में दिया जाता था, ऐसे ब्राह्मण के समूहों को जो कि चारों वेदों के ज्ञाता हुआ करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है घटिका क्या है? घटिका, ये सब प्रश्न आपसे परीक्षा में आए। घटिका देखिए, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में घटिका ये उच्च शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों या संस्थानों को कहते थे, यानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र होते थे शिक्षा के, सबसे महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा के बेसिकली या संस्थान होते थे, इंस्टीट्यूशन जो उच्च शिक्षा को देते थे उस समय, उसी को घटिका कहा जाता था दक्षिण भारत में। ये संस्थान विशेष रूप से पल्लव काल में अपनी उन्नति के शिखर पर थे, यानी पल्लव काल के दौरान इनका बहुत ज्यादा उन्नति हुआ, प्रोग्रेस हुआ। कांची यानी कांजीवरम की घटिका पूरे भारत में प्रसिद्ध थी उस समय, जहां देश विदेश से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। इन संस्थानों में वेदों को पढ़ाया जाता था, दर्शन की शिक्षा यानी फिलोसॉफी, व्याकरण यानी ग्रामर, और तर्कशास्त्र की शिक्षा, गंभीर, इन सभी की गंभीर शिक्षा यानी बढ़िया शिक्षा दी जाती थी, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाता था। घटिकाओं का महत्व इतना अधिक था दोस्तों कि यहाँ के विद्वान राजाओं के सलाहकार के रूप में भी काम किया करते थे। यानी यहाँ के जो घटिका में पढ़े लोग होते थे वो राजा लोगों के यहाँ पर जो है सलाहकार के रूप में रख लिए जाते थे। पल्लव राजाओं ने इन संस्थानों को अत्यधिक दान देकर के संरक्षित किया था। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन ने भी कांची की घटिका में ही शिक्षा प्राप्त करी थी, यानी कि मयूर शर्मन राजा महाराजा भी ये घटिका में पढ़ा करते थे, उच्च शिक्षा की तैयारी करते थे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी जानकारी, दर्शन वगैरह की जानकारी दी जाती थी। आगे देखेंगे घटिका हो गया। अगला प्रश्न आपका क्या चुका है? द्वार समुद्र क्या है बताएं। 9 नंबर प्रश्न। द्वार समुद्र की अगर बात की जाए
द्वार समुद्र दक्षिण भारत के होयसल वंश की प्रसिद्ध राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में इसे कर्नाटक के हलेबीडु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्वार समुद्र को। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसका यह है दोस्तों कि 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी में यह नगर अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। होयसल राजाओं ने यहाँ अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें होयसल मतलब कि होयसलेश्वर मंदिर अपनी बारीक नक्काशी के लिए और वास्तुकला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यह नगर व्यापार और कला का बड़ा केंद्र हुआ करता था, हलेबीडु। ठीक है, कौन था? द्वार समुद्र जो था ये। हालांकि 14वीं शताब्दी के आरंभ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के आक्रमणों ने इस गौरवशाली नगर को काफी नुकसान पहुंचाया था। आज इसके अवशेष होयसल स्थापत्य कला की जीवंत गवाही देते हैं। ठीक है, अगला द्वार समुद्र की भास्कराचार्य द्वितीय, 10वां प्रश्न है। भास्कराचार्य द्वितीय के बारे में बताएं। भास्कराचार्य द्वितीय की अगर बात की जाए तो भास्कराचार्य द्वितीय प्राचीन भारत के एक गणितज्ञ थे, महानतम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री विद्वान थे। उनका जन्म हुआ था 1114 ईस्वी में। दक्षिण भारत के बीजापुर यानी कर्नाटक के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। वैज्ञानिक योगदान जो उन्होंने दिया वो क्या था? उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि नाम की रचना लिखी है भास्कराचार्य सेकंड ने। इसके 4 भाग है। पहला है लीलावती। लीलावती अंकगणित की रचना है। दूसरा है बीज गणित, तीसरा है ग्रह गणित और अगला है गोलाध्याय। उन्होंने खगोल विज्ञान में तत्कालिक गति और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों पर प्रारंभिक विचार दिए थे। कौन? भास्कराचार्य सेकंड ने। ठीक है, भास्कराचार्य ने ही बताया था कि किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर, अगर किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, विभाजित किया जाए तो अनंत यानी इनफाइनाइट आता है। यानी कि अगर किसी संख्या को मान लेते 2 है, 2 को शून्य से भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा, कोई संख्या नहीं, इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट मिलेगा। ये भास्कराचार्य ने बताया था। उनकी मेधा इतनी प्रबल थी दोस्तों कि मध्यकाल में उनके ग्रंथों का अनुवाद फारसी और अन्य भाषाओं में भी किया गया था। उस समय मध्यकाल में इतने विद्वान थे। वे उज्जैन की वेधशाला के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे ऐसे विद्वान भारत में रहे हैं। खंडवा की अगर बात की, लघु उत्तरीय प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो आपने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझा। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जिनकी संख्या 8 होगी। इनको आपको 150 शब्द या 200 शब्द में लिखना होता है। कम से कम मैं 250 शब्दों का उत्तर लिख करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूं। आइए समझते हैं। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही बेस्ट चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है। दक्षिण भारत के इतिहास लेखन के लिए विदेशी विवरणों के महत्व का विवेचना कीजिए। दक्षिण भारत के इतिहास लेखन के लिए विदेशी विवरण का क्या महत्व है? विदेशी जो विवरण है, यानी जो विदेशी लोग आए उन्होंने क्या लिखा है भारत के बारे में, उसका विवरण क्या है और इतिहास के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, दक्षिण भारत की जानकारी के लिए, दक्षिण भारत के इतिहास को जानने और समझने के लिए विदेशी यात्रियों के विवरण एक आईने की तरह काम करते हैं, एक शीशे की तरह काम करते हैं। भारतीय स्रोतों में अक्सर राजाओं की प्रशंसा अधिक की जाती है और लाग लपेट की बात भारतीय ग्रंथ के लोग कर देते हैं। क्योंकि मान लेते हैं हम किसी राजा के यहाँ पर रहते हैं तो हम उस राजा के खाते पीते हैं, तो उसका गुणगान हम जाहिर सी बात है करेंगे, उसका बखान हम करेंगे। लेकिन जब हम जैसे, तो हम उसके बुराई नहीं करेंगे, उसके युद्धों को जीतने के बारे में भी वर्णन लिखेंगे, हारने वाला नहीं लिखेंगे। लेकिन जब विदेशी लोग आते हैं तो वो डरते नहीं है, मतलब कि उनको हुक्का पानी बंद होने का डर नहीं रहता है, वो खुल करके लिखेंगे। समझ रहे हैं? वो क्या करेंगे? वो खुल करके लिखेंगे, उनको डर किसी का नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बारीकी के साथ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही विद्वान तरीके से। चले आगे देखेंगे। तो आईने की तरह कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें उस समय हुआ करती थी, उसका डिट्टू वर्णन ये लोग करते हैं। विदेशी लोग जो है किसी राजा महाराजा के गुलाम थोड़ी होते हैं। वो लोग आते हैं, वो अपनी पुस्तक में लिखते रहते हैं। ज्यादा करोगे वो फारसी में लिख देंगे या दूसरी भाषा में लिख देंगे, तो आप हिंदी पर जानते हैं या फिर उस समय संस्कृत जानते, तो आप जान ही नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे में विदेशी जो लेखक रहे हैं, विवरण दिए हैं उन्होंने जो है, या तो भाई अपने देश की बड़ाई करी होंगे उन्होंने। अब भारत देश की तो ना तो बड़ाई करेंगे ना बुराई करेंगे, जो जैसे था वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। तो आईने की तरह कार्य करते हैं। भारतीय स्रोतों में क्या होता है?
अक्सर राजाओं की प्रशंसा अधिक की जाती है, लेकिन विदेशी विवरण निष्पक्ष जानकारी प्रदान करते हैं, जिसका कारण भी मैंने आपको बताया। अब महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं कि आखिरकार क्या महत्व रहा विदेशी यात्रियों के विवरण का भारतीय दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए। पहला महत्व, व्यापारिक संबंध। यूनानी और रोमन लेखकों जैसे कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन श्री नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। इसका लेखक आज तक पता नहीं चला कौन है, अज्ञात लेखक ने लिखा है। और टॉलेमी का भी माना जाता है कि टॉलेमी और अज्ञात लेखक, ठीक है। तो उसके विवरणों से हमें दक्षिण भारत के बंदरगाहों के बारे में, रोम के साथ होने वाले काली मिर्च और मलमल के व्यापार की सटीक जानकारी जो है हमको मिल जाती है, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक स्थिति। धार्मिक और सामाजिक स्थिति की अगर बात की जाए तो चीनी यात्री वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का भ्रमण किया था। उसने वहां के बौद्ध विहारों, राजाओं की उदारता और शिक्षा व्यवस्था, खास करके जिसको घटिका कहते हैं, उसका जीवंत वर्णन जो है वो किया हुआ है। किसने? आप देखते बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलें, धार्मिक और सामाजिक स्थिति की अगर बात की जाए तो इसके बारे में भी वर्णन आपको मिलता है विदेशी इतिहासकारों के द्वारा, विदेशी लेखकों के द्वारा। चीनी यात्री वेनसांग ने पल्लव राजधानी कांची का भ्रमण किया था और उसने वहां के बौद्ध विहारों, राजाओं की उदारता और शिक्षा व्यवस्था, खासकर घटिका का वर्णन भी किसने किया था? वेनसांग ने किया था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी। वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है बेटा? वेनसांग की पुस्तक का नाम है सीयूकी नाम की पुस्तक लिखता वेनसांग। हर्षवर्धन के दरबार में भारत में आया था और शिक्षा ग्रहण कर लिया था भारत में। तीसरी बात है सटीक कालक्रम। भारतीय ग्रंथों में तिथियों का अभाव होता है, लेकिन विदेशी यात्रियों ने अपने आने का समय स्पष्ट किया कि कब आए थे, कब गए थे, कब क्या हुआ था, यानी समय का वर्णन भी करते हैं, जिससे हमें दक्षिण भारतीय राजवंशों का सही समय निर्धारित करने में मदद मिलती है विदेशी विवरणों के द्वारा। चौथा है मार्को पोलो का विवरण। 13वीं शताब्दी में आए वेनिस के यात्री मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की समृद्धि और वहां के मोतियों के व्यापार का अद्भुत वर्णन किया हुआ है, ठीक है, अपनी पुस्तक में। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विदेशी विवरण न केवल राजनीतिक घटनाओं की पुष्टि करते हैं दोस्तों, बल्कि वे उस समय के समाज के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में वास्तविक जानकारी देते हैं, वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं कि आखिरकार क्या रहा, कैसे रहा। उसमें किसी लाग लपेट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उससे उनका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। हमारे इतिहासकार जब लिखेंगे, हमारे जो दरबारी कवि होंगे तो अपने राजाओं की प्रशंसा करेंगे। हो सकता है उसके जो दुश्मन राजा हो उसकी बुराई करें, क्योंकि राजा कहता कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे लिखो, तो उसी हिसाब से लिखेगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न, लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है पल्लवों की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पल्लव की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए, पल्लव राजवंश की उत्पत्ति भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद विषयों में से एक है। विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किया हुआ है। इसके बारे में पल्लव राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं विभिन्न मतों के बारे में। पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का मत। पल्लव राज की उत्पत्ति कैसे हुई, विदेशी इतिहासकार क्या कहते हैं? कुछ विद्वान पल्लव शब्द का संबंध ईरान के पार्थियन यानी पहले लोगों से जोड़ते हैं। उनका मानना था कि ये विदेशी थे जो धीरे धीरे दक्षिण भारत में आकर के बस गए और फिर धीरे धीरे करके ये पल्लव राजवंश बन गए। ऐसा मानते हैं कि पहलव यानी कि पार्थियन वंश से आए हैं, पार्थियन से पहलव बना, पहलव से पल्लव बन गए, ठीक है, ईरान के जो थे, ऐसा मानता है कुछ विदेशी। अपने देशी स्वदेशी यानी भारतीय उत्पत्ति का मत की अगर बात की जाए तो पल्लव राजवंश के बारे में क्या जानकारी है? आधुनिक इतिहासकार इसे अधिक सही मानते हैं। इनके अनुसार पल्लव मूलतः सातवाहनों के सामंत हुआ करते। सातवाहन वंश के जो राजा थे, ठीक है, सातवाहन वंश के राजाओं के सामंत के रूप में पल्लव वंश के लोग काम किया करते थे। जब सातवाहन साम्राज्य का पतन हुआ धीरे धीरे करके, तो यही सामंत जो है उदय होकर के पल्लव डायनेस्टी के रूप में उभर करके सामने आए। तो पल्लवों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। जब डायनेस्टी का खत्म हुआ, सातवाहन वंश जब साम्राज्य जो ढह गया, तो इसके जितने भी सामंत थे सभी लोगों ने स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया होगा। और ऐसी स्थिति में कांची को अपनी राजधानी बनाई और इस तरीके से पल्लव राजवंश जो है वो उत्पत्ति हुआ। तो ये आधुनिक इतिहासकार यही मानते कि सातवाहन वंश के शासकों से पल्लव शासकों की उत्पत्ति हुई है। तीसरा है ब्राह्मण उत्पत्ति का मत। पल्लव अभिलेखों में उन्हें भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया। भारद्वाज एक ऋषि हुआ करते थे, उन्हीं भारद्वाज गोत्र, भारद्वाज आश्रम आपको देखिए, जब
भगवान राम जो है जा रहे थे लंका की ओर, तो ऐसे में भारद्वाज जो है वो भारद्वाज के आश्रम में भी गए थे। भारद्वाज ऋषि जो थे, आप देखते जबकि कभी ब्रह्मास्त्र साधते थे लक्ष्मण या मेघनाथ, तो आप देखते एक ऋषि होते थे अगस्त ऋषि, भारद्वाज सबके पीछे से चलता रहता, सबका ऐसे सबका आंख निकल जाता था, सब ऐसे से कहते थे। तब विष्णु भगवान को दिखाते टीवी में, फिर शंकर भगवान को दिखाते थे, उसी में अगस्त ऋषि और ये ऋषि भारद्वाज ऋषि इन सभी को बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे। तो कहा जाता है कि भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण जो है, पल्लव वंश के जितने भी शासक थे भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण हुआ करते थे। उन्होंने अश्वमेध जैसे यज्ञ भी किए थे और उनके ब्राह्मण होने की पुष्टि भी करते हैं अश्वमेध यज्ञ जो है, जो उन्होंने करवाए थे या किया था। चौथा है तमिल उत्पत्ति का मत। तमिल की उत्पत्ति की बात है, तमिल के लोग क्या मानते हैं, कुछ विद्वान इन्हें तोड़ मंडलम के स्थानीय कुरुम्बर जाति से संबंध मानते हैं। तो तोड़ मंडलम का जो स्थानीय एक जाति है कुरुम्बर जाति, उससे रिलेटेड मानते हैं पल्लव लोगों को। निष्कर्षता हम कह सकते हैं वर्तमान शोधों के अनुसार पल्लव दक्षिण भारत के ही मूल निवासी थे, ऐसा सिद्ध हो चुका है, जो सातवाहन वंश के पतन के बाद एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और बेसिकली उन्हीं के सामंत हुआ करते थे। जो विदेशी जो स्वदेशी मत है, भारतीय मत है, वही ज्यादा परफेक्ट बैठता है। चौथा क्वेश्चन, प्रश्न है राष्ट्रकूट शासक ध्रुव धारावर्ष की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ध्रुव धारावर्ष, ध्रुव बहुत ही प्रतापी और महान शासक माना जाता है। 780 ईस्वी से लेकर के 793 ईस्वी तक शासन किया, लगभग में 13 वर्षों तक, जिसे धारावर्ष भी कहा जाता है ध्रुव को। राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक था और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने राष्ट्रकूटों को उत्तर भारत की राजनीतिक में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभारा। राष्ट्रकूट वंश के शासकों को जो दबे, मतलब कि जो एक प्रकार से उतना जो पहले नहीं, जिनका प्रसिद्धि थी, उनको प्रसिद्धि दिलवाई ध्रुव धारावर्ष ने। ठीक है, इसकी जो उपलब्धियां रही ध्रुव धारावर्ष की समझते हैं। पहली, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हो रहा था, हर्षवर्धन एक्चुअली में त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, ये दक्षिण भारत के इतिहास में बड़ा जबरदस्त था। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है, ऐसे ही पाल वंश के शासक थे और यहाँ राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ये सब ये सब आपस में लड़ा करते थे। चूंकि उत्तर भारत में एक महान शासक थे हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश के थे, वर्धन वंश के थे, तो उनका देहांत हो गया था। जब उनका देहांत हो गया था 647 ईस्वी में या कुछ में, ठीक है, ऐसी स्थिति में हुआ दोस्तों कुछ ऐसा कि जो कन्नौज पर जिनका उनका अधिकार था, कन्नौज राजधानी थी और कन्नौज जियोग्राफिकली और हर इलाकों की दृष्टि से मतलब कि सबसे जबरदस्त उस समय राजधानी के तौर पर वही हर्षवर्धन की राजधानी जो है कन्नौज हुआ करती थी। अब उस कन्नौज को हथियाने के लिए पाल वंश के शासक और राष्ट्रकूट वंश के शासक और एक वंश था, उन सभी वंश के शासक जो थे लगे हुए थे कि भाई इसको हम हथिया लें। उसको लेकर के तीन शासकों के बीच में बड़ा संघर्ष हुआ। ठीक है, तो ध्रुव धारावर्ष जो था त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला दक्षिण भारतीय राजा था, जिसने गंगा यमुना के दुआब और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। उसने प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल दोनों को पराजित कर दिया था। क्योंकि प्रतिहार शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, ठीक है, और पाल वंश के शासक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज, ये भी त्रिपक्षीय संघर्ष में, यानी प्रतिहार वंश, प्रतिहार शासक, पाल शासक और ये क्या नाम है इसका नाम, ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है, किस वंश का शासक था ये? राष्ट्रकूट। हाँ, तो राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इन तीनों के बीच में कन्नौज को हथियाने के लिए 200 वर्षों तक कठिन जो है वो चला, संघर्ष चला। ये उनको पराजित करते थे, वो उनको, इस तरीके से संघर्ष चलता रहा। ठीक है, तो वो स्वराज को भी पराजित किया था इसने, ध्रुव धारावर्ष ने, और धर्मपाल जो कि पाल वंश के बड़े प्रतापी शासक, दोनों को पराजित किया। साम्राज्य विस्तार, उसने पल्लवों और गंग वंश के राजाओं को हरा करके दक्षिण में अपनी धाक जमा ली थी। दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में भी अपना दबदबा कायम किया। उसके समय राष्ट्रकूट साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कावेरी नदी के तट तक फैला हुआ था। इतना ध्रुव धारावर्ष इतना प्रतापी था। सैन्य कुशलता, ध्रुव एक कुशल सेनापति था, उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। उसकी विजयों ने राष्ट्रकूटों को अजेय बना दिया था, कभी न हारने वाला। प्रशासनिक सुधार की अगर बात की जाए, उसने अपने विशाल साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए और अपने योग्य पुत्र गोविंद तृतीय को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है, यानी कि ध्रुव धारावर्ष के बाद गोविंद तृतीय गद्दी पर बैठा था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि ध्रुव की विजयों ने
यह सिद्ध कर दिया था कि दक्षिण भारत की शक्तियां उत्तर भारत की राजनीति को नियंत्रित कर सकती हैं। पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। चोलों के अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है, चोलों के स्थानीय प्रशासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चोल का जो स्थानीय प्रशासन था, चोल लोग कैसे स्थानीय प्रशासन उनका कैसा था, यानी कि अंदर वाला, लोकल। देखिए, चोल शासक प्रणाली की सबसे विशिष्ट विशेषता थी उसका स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आधुनिक ग्राम पंचायत व्यवस्था की झलक हमें चोल काल से ही दिखाई पड़ती है। जैसे आजकल जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी, जिला पंचायत, ये सब होता है, पहले चोल शासन में भी आपको कुछ मात्रा में ऐसे ही कुछ पद्धति आपको देखने को मिल जाती है। प्रशासनिक ढांचे की अगर कुछ बात कर ले तो पहले होता था उर और सभा चलती थी। चोल का जो गांव होता था, चोल डायनेस्टी का, दो प्रकार की संस्थाएं होती थी। एक था उर, जो सर्वसाधारण लोगों की सभा हुआ करती थी, उर। जबकि सभा या महासभा जो होती थी केवल विद्वान ब्राह्मणों यानी अग्रहारों की सभा होती थी, जिसमें अग्रहार लोग शामिल होते थे। अग्रहार मतलब समझते हैं ऐसा भूमि या ऐसा गांव जो ब्राह्मणों को दी गई होती है राजा के द्वारा, तो वहां पर रहने वाले लोग जो होते थे वो महासभा या सभा वहां पर होती थी। उर जो होता था सभी लोगों के लिए होता था। अगला है आपका उत्तर मेरूर अभिलेख। उत्तर मेरूर अभिलेख, परांतक प्रथम के इस अभिलेख से हमें चोल ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसमें सदस्यों के चुनाव की योग्यता और प्रक्रिया का वर्णन मिलता है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति को राज्य मतलब कि गांव का मुखिया चुना जाता था। चुनाव प्रक्रिया कैसी थी, लॉटरी सिस्टम चलती थी। सदस्यों का चुनाव कुडा बोलई पद्धति, पर्चियों के माध्यम से, यानी कि लॉटरी सिस्टम जैसे होता है उस टाइप की पर्ची गई से डालती थी, उसमें से एक पर्ची निकालो, जो निकल जाए वही शासक, ठीक है। पर्चियों के माध्यम से चुनाव होता था। योग्य उम्मीदवारों के नाम पर्चियों पर लिख करके एक घड़े में डाल दिया जाता था और एक छोटे बच्चे से पर्ची निकलवाई जाती थी ताकि वो बच्चा बिना पढ़ा लिखा हो, वो जो भी पर्ची निकालता था वही पर्ची पर जिसका नाम आता था वही राजा बन जाता था, वही एक प्रकार से गांव का मुखिया बन जाता था। कार्य समितियां, ग्राम सभा कई छोटी समितियों में बटी हुई हुआ करती थी, जो सिंचाई, मंदिर, बगीचे और न्याय जैसे कार्यों की देखरेख किया करती थी, कार्य समितियां। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चोलों का स्थानीय प्रशासन इतना व्यवस्थित था और लोकतांत्रिक भी था कि उसने गांवों को छोटी छोटी गणतंत्र इकाइयों में बदल दिया था। गांव एकदम से बढ़िया खुशहाल थे। तो ये था जो है चोल शासकों के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई थी। चोलों का स्थानीय प्रशासन जो था बड़ा ही जबरदस्त हुआ करता था। अब हम चर्चा करते हैं, अगला क्वेश्चन से लघु उत्तरीय का, 5वां क्वेश्चन से लघु उत्तरीय का, ओवरऑल 6ठा प्रश्न। कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, अब उस पर प्रकाश डालिए। कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक थे सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी से लेकर के 1068 ईस्वी तक शासन करते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश का एक प्रतापी और एक वीर शासक था। आहव मल्ल यानी युद्ध का प्रेमी भी इसको कहा जाता है। आहव मल्ल मतलब क्या होता है कि युद्ध का बड़ा प्रेमी था ये सोमेश्वर प्रथम, युद्ध के लिए कभी घबराता नहीं था। इसकी उपलब्धियों की बात की तो पहली उपलब्धि इसकी ये थी दोस्तों, राजधानी का निर्माण किया। सोमेश्वर प्रथम ने ही कल्याणी नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनवाया। उसने इसे इतना सुंदर बनाया था कल्याणी को कि सुरक्षित बनाया था कि दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाने लगा था इसको कल्याणी को, ठीक है। तो कल्याणी नगर बसाया था, उसको इतना अच्छा बनाया, इतना सटीक बनाया, इतना उसको सुरक्षित किया ताकि जो है इसका एक अच्छा नगर के रूप में इसको जो है गिना जाने लगा था कल्याणी को। दूसरी बात है चोलों से संघर्ष। उसका चोल राजाओं खास करके राज और राजाधिराज बड़े प्रतापी शासक है। चोल शासक में राज का नाम बड़ा प्रतापी है, राजाधिराज, उनके साथ भीषण संघर्ष भी हुआ था, ठीक है। चोलों से संघर्ष भी हुआ था इनका, किसका, सोमेश्वर प्रथम का। कोप्पम के युद्ध में हालांकि उसे कड़ी टक्कर मिली, लेकिन उसने चालुक्यों की शक्ति को कम नहीं होने दिया, ठीक है। तीसरी बात है साम्राज्य विस्तार। उसने धार के परमार राजा भोज को पराजित किया था, भोज परमार को भी पराजित किया था सोमेश्वर प्रथम ने, इतना प्रतापी था। भोज भी अपने बहुत ही महान शासक थे, भोज परमार, ठीक है, धार के शासक थे। उत्तर भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया उसने बेंगी यानी पूर्वी चालुक्य पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, यानी बेंगी के चालुक्यों को भी दबोचा था। इसके अलावा सांस्कृतिक योगदान, वह कला और विद्या का संरक्षक था। उसके दरबार में अनेक विद्वान रहा करते थे, किसके, सोमेश्वर प्रथम के। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्य वंश को एक नई राजधानी,
नई सैन्य शक्ति प्रदान करी थी, जिससे यह वंश दक्षिण भारत में पुनः प्रतिष्ठित हुआ था। कौन? चालुक्य वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अनंत वर्मा चोडगंग की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। अनंत वर्मा चोडगंग कौन था? देखिए, अनंत वर्मा चोडगंग 1077 से लेकर के 1147 ईस्वी तक का इसका समय काल है। पूर्वी गंग वंश का सबसे महान और यशस्वी राजा था। उसने कलिंग यानी ओडिशा के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत भी करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। गंग वंश का सबसे प्रतापी शासक था। प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात किया तो दीर्घ शासनकाल, उसने लगभग में 70 सालों तक शासन किया था, जो भारतीय इतिहास में दुर्लभ है कि 70 सालों तक कोई एक ही राजा शासन करे। इस दौरान उसने कलिंग को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसकी सबसे बड़ी और सबसे अमर उपलब्धि यही है दोस्तों कि पुरी का जो मंदिर है, उड़ीसा का जो मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो है, उसके निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाना इसका सबसे बड़ा काम था। ठीक है। यह मंदिर आज भी भारतीय वास्तुकला और धर्म का सर्वोच्च केंद्र बना हुआ है। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर आज भी चारों धाम में, यहाँ की यात्रा हर एक भारतीय को करना जरूरी माना जाता है। सैन्य विजय, उसने दक्षिण के चोलों और उत्तर के पाल शासकों को चुनौती दी थी और उसने गंगा नदी से लेकर के गोदावरी नदी तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये था आपका अनंत वर्मा चोडगंग। ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता, हालांकि वह स्वयं शैव था, लेकिन उसने वैष्णव धर्म और जगन्नाथ संस्कृति को अत्यधिक बढ़ावा दिया था। यानी शंकर भगवान का बड़ा पुजारी था, लेकिन भगवान विष्णु के भी जो है पूजा या उसकी भी आराधना किया करता था। निष्कर्षतया अनंत वर्मा चोडगंग केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि वह कला और संस्कृति का महान संरक्षक भी हुआ करता था, जिसने ओडिशा की पहचान को अमर कर दिया और आज पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है पूरे संसार में प्रसिद्ध है। 8वां क्वेश्चन, काकातियों के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। काकातीय वंश के इतिहास की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देखिए, काकातीय वंश दक्षिण भारत यानी वर्तमान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया। इनकी राजधानी वारंगल यानी ओरगल्लू हुआ करती थी, या वारंगल कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कि इसका अगला नाम तो क्या था? ओरगल्लू या वारंगल सबसे प्रसिद्ध नाम था। तो काकातीय वंश दक्षिण भारत की क्या था? आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, तेलंगाना का इलाका है, वो एक प्रकार से इनका जो है इलाका हुआ करता था। इतिहास की वारंगल राजधानी थी। इतिहास के मुख्य बिंदु की अगर बात की जाए वारंगल के, तो इसका उदय, देखिए प्रारंभ में ये पश्चिमी चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। ठीक है। और प्रोला द्वितीय ने इस वंश की स्वतंत्र नींव रखी थी। प्रोला द्वितीय ने स्वतंत्र नींव रखी थी किसकी भैया? काकातीय वंश की। ठीक है। दूसरी बात है प्रतापी शासक, रुद्रदेव प्रथम और गणपति देव इस वंश के महान शासक हुए। गणपति देव के समय काकातीय साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर हुआ करता था। इसके बाद में रानी रुद्रमा देवी एक मूवी भी आई हुई है, देख लीजिएगा, इन्हीं पर आधारित है। काकातीय वंश की राजकुमारी थी रानी रुद्रमा देवी। इस वंश की सबसे विशेष बात रानी रुद्रमा देवी का शासनकाल है। वे भारत की उन गिनी चुनी महिला शासकों में से थी जिन्होंने पुरुषों के भेष में युद्ध का नेतृत्व किया, और मार्को पोलो ने भी उनकी प्रशंसा करी थी। तो ये थी रुद्रांबा देवी या रुद्रमा देवी। पुरुषों के समान भेष धारण करके युद्ध करती थी। लोगों को पता ही नहीं चला कि भाई ये लड़का है कि लड़की, क्योंकि षड्यंत्र चल रहा था। आप मूवी देखेंगे, साउथ की मूवी, अल्लू अर्जुन जो है इसमें जो है हीरो के रूप में है, तो वो जनजाति के समुदाय का नेतृत्व करते हैं। बाकी रुद्रांबा देवी जो रहती है बड़ी प्रतापी शासक थी, मतलब कि युद्ध भी लड़ती थी, भले ही लड़की थी लेकिन पुरुषों के समान ही रहती थी। क्योंकि अगर पता चलता कि लड़की हैं तो शायद उनके जो भाई लोग थे इधर उधर के, वो लोग शासन को संभाल लेते, गद्दी को हथिया लेते। ठीक है। तो षड्यंत्र चला था, इसलिए इन्होंने अपने आप को लड़के के रूप में ही रिप्रेजेंट किया। कला और सिंचाई, काकातियों ने रामप्पा मंदिर और वारंगल किले जैसे अद्भुत निर्माण करवाए। उन्होंने तेलंगाना क्षेत्र में हजारों तालाब बनवाए जो आज भी सिंचाई के काम में आते हैं। ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि काकातियों ने दक्षिण पूर्वी भारत में एक सुदृढ़ प्रशासनिक और सांस्कृतिक व्यवस्था स्थापित की, जिसका अंत गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमणों के बाद हुआ। गयासुद्दीन तुगलक वंश जो दिल्ली डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का एक महान, मतलब कि एक शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन से आपका, होयसल शासक विष्णुवर्धन बिट्टिक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। विष्णुवर्धन एक 1108 से 1152 ईस्वी तक शासन किया,
जिसे बिट्टिग भी कहा जाता है। होयसल वंश का वास्तविक संस्थापक था और सबसे महान शासक भी यही था, विष्णुवर्धन। प्रमुख उपलब्धियों की बात की है तो पहली उपलब्धि स्वतंत्रता की स्थापना। उसने कल्याणी के चालुक्यों की अधीनता त्याग करके होयसल वंश को एक स्वतंत्र और शक्तिशाली शक्ति बनाया था। दूसरी बात, तलकाड की विजय। उसने चोलों को हरा करके तलकाड पर अधिकार किया और तलका मतलब कि तलकाड कोंड की उपाधि भी धारण करी। ये उपाधि होती है कि वातापी कोंड, तलकाड कोंड, तो ये सब मतलब होता है कि जिसको जीतने वाला, कोंड माने जीतने वाला। उसकी विजयों ने होयसलों के कर्नाटक का स्वामी बना दिया था, होयसलों को कर्नाटक का स्वामी बना दिया, क्योंकि बड़ी विजय थी इसकी। तीसरी बात है धर्म परिवर्तन। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था, लेकिन प्रसिद्ध संत रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर के उसने वैष्णव धर्म अपना लिया था और अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया था इसके बाद से। ठीक है। स्थापत्य कला, उसने बेलूर में भव्य चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण भी करवाया, जो होयसल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विष्णुवर्धन ने होयसल साम्राज्य को न केवल सैन्य शक्ति दी, बल्कि उसे कला दिया, संस्कृति दिया, साहित्य दिया और धर्म का एक बड़ा केंद्र भी बना दिया। इस तरीके से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। लघु उत्तरीय के 8 प्रश्न आपने देखे। अब हम दीर्घ उत्तरीय खंडसा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, और को करिकुलर के भी। प्रश्न है आपका दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, राष्ट्रकूटों की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश 8वीं से 10वीं शताब्दी दक्षिण भारत के इतिहास में अपनी सैन्य शक्ति के साथ साथ अपनी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए भी जाने जाते हैं। राष्ट्रकूटों ने प्रश्न किया, राष्ट्रकूटों की शासन व्यवस्था कैसी थी? देखिए, राष्ट्रकूटों ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जिसके लिए उन्होंने एक केंद्रीकृत लेकिन लचीली प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई थी, जो फ्लेक्सिबल थी, जो कभी भी भंग हो सकती थी। शासन व्यवस्था के मुख्य अंग केंद्रीय प्रशासन, राजा और मंत्री हुआ करते थे, मंत्री परिषद। राजा, शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। वह सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायाधीश और कार्यपालिका का प्रधान हुआ करता था। कौन? राजा स्वयं। राजा परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी भारी भरकम उपाधियां भी धारण किया करता था। राष्ट्रकूटों में राजपद वंशानुगत होता था, यानी कि जैसे कि पिताजी राजा है तो उसका लड़का ही राजा बनेगा, ये सिस्टम था। दूसरी बात, परिषद होती थी, मंत्री परिषद। राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों का पद अक्सर उनकी योग्यता और वफादारी पर डिपेंड करता था। मुख्यमंत्री को पूर्ण महामंत्री भी कहा जाता था, जो सभी मंत्रियों को देखता था। ठीक है। प्रादेशिक प्रशासन की अगर बात की जाए तो विभाजन, प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को कई स्तरों पर बांटा गया था इसमें। जैसे पहला स्तर था राष्ट्र। साम्राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा राष्ट्र कहलाता था, जिसका प्रधान राष्ट्रपति होता था। दूसरा था विषय। राष्ट्र कई विषयों, बेसिकली जिलों में बटा हुआ करता था, जिसका प्रमुख विषयपति कहा जाता था। विषयपति कहते थे, ठीक है, जो जिले होते थे उनको विषयपति, जिले के मालिक को। तीसरा था भुक्ति। भुक्ति की अगर बात की तो विषयों के नीचे भुक्ति होता था। भुक्ति माने तहसील। तहसील जो होता था, यानी कि जिला जो होता था, जिला से नीचे क्या होता था? जिला जो है कई तहसीलों में बटा होता था। जैसे आज जिला, तो जिला कई तहसील में, जिले में कई तहसील होते हैं, तो भुक्ति यानी तहसील होती थी, जिसका प्रशासन भोगपति करता था। यानी कि तहसील का मुखिया कौन? भोगपति होता था। जिलों का मुखिया विषयपति होता था। ठीक है। उससे नीचे होता था, तहसील से नीचे ग्राम होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ग्राम के मुखिया को ग्रामकूट कहा जाता था या गांव मुंडा कहते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, राजस्व और सैन्य व्यवस्था की अगर बात की जाए तो ये राष्ट्रकूट शासन की जो राजस्व की व्यवस्था की बात की तो राष्ट्र की आय का मुख्य स्रोत उदग्र नाम का एक कर होता था। भू राजस्व था, भूमि से टैक्स लिया जाता था, जो पैदावार का लगभग 1/4 या 1/6 भाग होता था। इसके अलावा व्यापारिक कर भी लिया, यानी कि व्यापार जो करते थे वो भी टैक्स देते थे राजा महाराजाओं को। दूसरी बात, राष्ट्रकूटों के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना थी, जिसमें पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, हाथियों की बड़ी संख्या थी, और उनके पास एक नौसेना यानी समुद्र वाली सेना भी थी, जो समुद्र तटीय व्यापार की रक्षा करती थी और समुद्र में से जो व्यापार करते थे उनसे टैक्स भी वसूलती थी। न्याय और धार्मिक नीति, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, लेकिन गांव में स्थानीय सभाएं छोटे विवादों का निपटारा खुद ही कर लेती थी। जो बड़ा विवाद होता था वो जो है राजा करते थे। राष्ट्रकूट शासक धार्मिक रूप से अत्यंत उदार थे।
उन्होंने हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म को सम्मान संरक्षण दिया। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर उनकी धार्मिक सहिष्णुता और कला प्रेम का प्रतीक हुआ करता था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि राष्ट्रकूटों की शासन व्यवस्था अत्यंत प्रभावशाली थी, जिसने न केवल साम्राज्य को स्थिरता दी बल्कि दक्षिण भारत की कला और संस्कृति के विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण भी तैयार किया था। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका चुका है 11 नंबर प्रश्न। राजराज प्रथम बहुत ही प्रतापी शासक, अपने वंश का महानतम शासक था। विवेचना कीजिए इस कथन की। बिल्कुल महानतम शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चोल वंश के इतिहास में राजराज प्रथम 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक शासन करने वाला जो शासक है राजराज प्रथम, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वह न केवल दोस्तों एक महान विजेता था बल्कि एक कुशल प्रशासक और कला का अत्यंत पुजारी भी हुआ करता था। उसी के समय से चोल साम्राज्य की वास्तविक शक्ति और संस्कृति का गौरव आपको दिखता है। यह ऐसा महान शासक था जिसने बहुत कुछ हासिल किया था। इसके प्रमुख जो आधार रहे महानता के वो कई सारे। पहली बात तो सैन्य विजय इसकी बड़ी जबरदस्त थी और साम्राज्य का विस्तार भी खूब किया। राजराज प्रथम ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। चारों दिशाओं में दिग्विजय ने चारों दिशाओं में अपनी धाक जमाई, अपनी ललकार दिखाई, सब राजाओं को ललकारता था और युद्ध करता था। पहली बात, केरल और पांड्य विजय किया। ठीक है, उसने चेर और पांड्य राजाओं को हरा करके दक्षिण के प्रायद्वीप पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ऐसा शासक था राजराज प्रथम। फिर सिंघल द्वीप माने श्रीलंका, आज का लंका, दबुआ के मारा था वहां पर जाकर के अभियान चला। राजराज प्रथम ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर के समुद्र से होते हुए उत्तरी श्रीलंका को जीत लिया और इसे चोल साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया। ठीक है, मुमंडी चोलमंडलम बना दिया, जो श्रीलंका को जीत करके उसका इलाका पूरा अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, उत्तर का पूरा श्रीलंका। बेंगी और पश्चिमी चालुक्य उसको जीता। उसने बेंगी के चालुक्यों को अपना सामंत बना लिया, जीत करके उनको कहा कि तुम हमारे अंडर में रहोगे। कल्याणी के चालुक्यों को पराजित कर दिया और उत्तरी पश्चिमी सीमा सुरक्षित कर ली अपनी, यानी कि जिस तरफ चौतरफा विजय प्राप्त करी। शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। राजराज प्रथम वह पहला भारतीय शासक था जिसने समुद्र की शक्ति को समझा और उसने एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना तैयार करी, जिसकी मदद से उसने मालदीव और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को भी जीत लिया। मालदीव जो आज देश है, लक्षद्वीप जो है एक छोटा सा द्वीप है। मालदीव तो अलग देश बना हुआ है, लेकिन जो लक्षद्वीप है, अंडमान नहीं, लेकिन लक्षद्वीप मालदीव पूरा इलाका इधर वाला जीत दिया था। इसी नौसेना के कारण से चोलों का प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला। दक्षिण पूर्वी मतलब कि आप देखते हैं इधर जो है जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया तक अब इसका जो है वर्चस्व फैला था। प्रशासनिक सुधार, उसने पूरे साम्राज्य का भूमि सर्वेक्षण किया, लैंड सर्वे किया, ताकि राजस्व व्यवस्था न्यायपूर्ण हो सके, टैक्स सही से लिया जा सके। उसने स्थानीय स्वशासन, ग्राम प्रशासन को मजबूत किया, जिसकी चर्चा चोल इतिहास में सबसे अधिक होती है, क्योंकि उसका जो क्षेत्रीय मतलब जो ग्रामीण पंचायत था या जो इसकी जो ग्राम प्रशासन था बड़ा जबरदस्त था। वास्तुकला की अगर बात की जाए तो राजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया। महानता का सबसे बड़ा जीवित उदाहरण यही है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर सबसे फेमस। यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है। इसका विशाल विमान और भव्य नक्काशी राजराज की आस्था और वैभव को दर्शाती है। सांस्कृतिक और धार्मिक उदारता, वह शिव का अनन्य भक्त हुआ करता था, शिव पादशेखर, लेकिन उसने बौद्ध विहारों को भी दान दिया। नागपट्टाटिनम के चूड़ामणि बौद्ध विहार के निर्माण में भी उसने पूरी सहायता करी थी। यानी कि था जरूर ये शिव भगवान शिव का अनन्य भक्त, लेकिन ये जो है बौद्ध धर्म को लेकर के या जो भी धर्म के लोग होते थे उनको भी फंडिंग कर देता था कि भाई जाओ बनवाओ। ठीक है, निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि अपनी इन्हीं बहुमुखी उपलब्धियों की वजह से राजराज प्रथम को चोल वंश का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास का एक महानतम सम्राट माना जाता है। उसने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी दोस्तों, जिसे उसके पुत्र राजेंद्र चोल ने आगे चलकर के विश्व शक्ति बना दिया था। राजेंद्र चोल और भी प्रतापी शासक हुआ, इन्हीं के पुत्र था, राजराज प्रथम का पुत्र था राजेंद्र चोल। उसने और आगे बढ़ाया इस चीज को। आगे देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार और प्रभाव का मूल्यांकन। दक्षिण पूर्वी एशिया दक्षिण का जो पूरब का इलाका है इधर वाला, यानी कि जैसे भारत है, और उधर देखें कि ये भारत है अपना। दक्षिण पूर्वी एशिया क्या है? ये वाला एरिया जहां पर जावा, सुमात्रा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब पूरा इलाका जो है यहाँ तक। ठीक है,
लिखेंगे भूमिका। प्राचीन काल में भारत का संबंध केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं था। दक्षिण भारत के राजवंशों विशेष करके चोल, पल्लव और कलिंग के प्रयासों से भारतीय संस्कृति का विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया, खास करके इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप, बोर्नियो, कंबोडिया, चंपा, मलय प्रायद्वीप सभी पर कब्जा हो गया था। इस प्रभाव को बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। पूरा जो इधर का इलाका था सब भारत के अंडर में आ चुका था। ठीक है, आज भी वहां पर आप देखते हैं भगवान हिंदू के तमाम सारे जो है बने हुए हैं चीजें। सांस्कृतिक विस्तार के प्रमुख आयाम, पहली बात धर्म और दर्शन। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय धर्मों हिंदू और बौद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है और आज भी लोग वहां पर पूजा करते हैं। शिव, विष्णु और बुद्ध की उपासना वहां के लोग जनजीवन का हिस्सा बन गई थी। कंबोडिया जो कम्बोज का इलाका है और जावा में शैव धर्म अत्यंत लोकप्रिय हुआ। वहां के राजाओं ने देवराज की अवधारणा अपनाई जो भारतीय राजत्व सिद्धांत से प्रेरित थी। ठीक है, इन्हीं लोगों से अपनी संस्कृतियां सब मेल खाती हैं। कला और वास्तुकला, भारतीय संस्कृति के विस्तार का सबसे बड़ा प्रमाण वहां के भव्य मंदिर हुआ करते हैं। ठीक है, इसे अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बना। यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी वास्तुकला चोल और पल्लव शैली से प्रभावित है। यह अंगकोर वाट कंबोडिया में मंदिर है, बहुत विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मतलब मंदिर का समूह, बहुत सारे भगवान का मंदिर यहाँ पर है। ठीक है, मंदिर समूह का सबसे बड़ा है। बोरोबुदुर जावा द्वीप में पड़ता है, आजकल इंडोनेशिया के अंतर्गत है। ये विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है। इसकी बनावट भारतीय स्तूपों और दर्शन पर आधारित है, जो कि यह दर्शाता कि यहाँ के शासकों ने वहां पर कभी जो है शासन किया होगा। तीसरी बात है भाषा और साहित्य। इन देशों की भाषाओं पर संस्कृत का गहरा प्रभाव आज भी दिखता है। वहां के अनेक अभिलेख संस्कृत भाषा में पाए गए हैं। भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत दक्षिण पूर्वी एशिया की संस्कृति के प्राण बन गए हैं। आज भी इंडोनेशिया और थाईलैंड में रामलीला का मंचन, रामायण के प्रसंग अत्यंत लोकप्रिय हैं और वहां पर किए जाते हैं इंडोनेशिया वगैरह में। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में मुस्लिम रहते हैं इंडोनेशिया में, लेकिन वहां पर भी रामायण का मंचन आज भी होता है और मुसलमान लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। चौथी बात सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था। भारतीय वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों का प्रभाव वहां के समाज पर पड़ा। वहां के शासकों ने भारतीय नाम जैसे वर्मा, वर्मन और उपाधियां धारण भी की थी। ये सब मनुस्मृति जैसे कानूनी ग्रंथों का प्रभाव वहां की न्याय व्यवस्था पर आज भी दिखाई पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार किसी सैनिक विजय के कारण नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण व्यापार और वैचारिक आदान प्रदान के माध्यम से हुआ है। यह भारतीय संस्कृति की उदारता और महानता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका चुका है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। यानी चालुक्य वंश के शासक और पल्लव वंश के शासक आपस में क्यों लड़ते थे, क्या संघर्ष था इनका, इसके बारे में बताएं। लिखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास में वातापी के चालुक्य वंश और कांची के पल्लव वंश, इनके बीच में हमेशा से संघर्ष चलता रहा और लंबा संघर्ष था, भीषण संघर्ष चलता रहा। यह संघर्ष लगभग 150 से 200 वर्षों तक चला था। पल्लव वंश के शासक कांची के पल्लव और वातापी के चालुक्यों के बीच में कम से कम 150 से 200 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसने दोनों राजवंशों के उत्थान और पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, संघर्ष के प्रमुख कारण, पहली बात तो भौगोलिक और राजनीतिक विस्तार की वजह से लोग आपस में लड़ते थे। पल्लव और चालुक्य दोनों ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, इसीलिए एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते। दोनों राजवंशों की सीमाएं एक दूसरे को छूती थी, जिससे संघर्ष अनिवार्य था। दूसरी बात, रायचूर दोआब पर अधिकार। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र रायचूर दोआब मतलब दो नदियों के बीच का इलाका जो होता है बड़ा उपजाऊ होता है। ठीक है, क्योंकि बाढ़ आती है, मिट्टी उपजाऊ रहती है। तो संघर्ष का मुख्य केंद्र था। दोनों शक्तियां इस समृद्ध क्षेत्र पर अधिकार करना चाहती थी। दोआब वाला रायचूर का जो दोआब इलाका है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के इलाकों को कब्जा करने के लिए हमेशा से युद्ध होता रहा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा प्रतिष्ठा की लड़ाई, पल्लव राजा स्वयं को दक्षिण का स्वामी मानते थे, जबकि चालुक्य विशेष करके पुलकेशिन द्वितीय उत्तर और दक्षिण दोनों के बीच अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था, इसलिए संघर्ष होता रहता था। संघर्ष के प्रमुख चरण, पहला चरण था पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्मन के बीच में हुआ। चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, महान शासक था। उसने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित कर दिया था
और पल्लव राज्य के उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में आप देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय को भी पराजित किया गया था इसके वंशजों के द्वारा। नरसिंह वर्मन की विजय। वातापी कोंड यानी महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता की हार का बदला लिया। उसने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में मार करके उसकी राजधानी पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में मार करके उसकी राजधानी वातापी को तहस नहस कर दिया था और वातापी कोंड की उपाधि धारण कर थी किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, चूंकि इसके पिता महेंद्र वर्मन को हराया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और जब ये बड़ा हुआ नरसिंह वर्मन प्रथम तो इसने जो है महेंद्र मतलब कि जो महेंद्र वर्मन का लड़का था तो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, तो ये था बदला लेने का। तीसरी बात है विक्रमादित्य द्वितीय का प्रतिशोध। बाद में चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने पुनः कांची पर आक्रमण किया, चूंकि फिर से भाई उनका था, पल्लवों को करारी शिकस्त दी। हालांकि उसने कांची के मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया था लेकिन पूरा तहस नहस कर दिया था और पल्लव राजाओं को करारी शिकस्त दी थी किसने? विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। संघर्ष के परिणाम ये निकले दोस्तों कि राजवंशों का पतन हो गया। लंबे समय तक चले इस संघर्ष ने दोनों राजवंशों की आर्थिक और सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। अंततः चालुक्यों को राष्ट्रकूटों ने और पल्लवों को चोलों ने समाप्त कर दिया। क्योंकि आप देखते चालुक्य वंश को किसने नष्ट कर दिया? चालुक्य वंश, पुलकेशिन द्वितीय वाला वंश। राष्ट्रकूट वंश एक आया, उसने चालुक्यों को नष्ट कर खत्म कर दिया और पल्लव राजाओं को चोल वंश के शासकों ने, राजराज प्रथम, ये इन सभी लोगों ने, राजेंद्र चोल ने, इन सभी ने पल्लवों को धराशाही कर दिया। दोनों वंश समाप्त हो गए, आपस में लड़ रहे थे। दूसरी बात, सांस्कृतिक विनिमय। युद्धों के बावजूद दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आई। चालुक्य शैली और पल्लव शैली, द्रविड़ शैली के मेल से दक्षिण भारत में अद्भुत मंदिरों का निर्माण आज भी आपको दिखाई पड़ता है। तो भले ही आपस में मारपीट होती रही लेकिन संस्कृतियां दोनों की मिली जुली रही है। नई शक्तियों का उदय। युद्धों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इस संघर्ष के कारण से पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता ने राष्ट्रकूट और चोल जैसी नई शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया और जो पुरानी शक्तियां थी पल्लव और चालुक्य, इन दोनों का जो है खात्मा हो गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि चालुक्य पल्लव संघर्ष दक्षिण भारत के इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। इसने जहां एक ओर अपार धन की हानि की, वहीं दूसरी ओर वीरता और कला के नए प्रतिमान भी स्थापित किए। तो इस तरीके से पल्लव वंश और चालुक्य वंश का संघर्ष जो था दोनों शक्तियों को ले डूबा और नई शक्तियों का उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरीके से आपने 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा, 8 लघु उत्तरीय प्रश्न, 4 दीर्घ उत्तरीय को, 8 लघु उत्तरीय को, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखा। इन सभी का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही तमाम पीडीएफ और प्राप्त करने के लिए मॉडल पेपर के 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। दोस्तों अपना नाम, क्या एसएमएस करेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। 4th सेमेस्टर में आप लिख करके भेज दीजिए, गुरुजी हम 4th सेमेस्टर में है, हमारा सब्जेक्ट ये है। जैसे इतना करके भेजेंगे आपके पास जो है एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए भेज देने हैं। 100 रुपए फीस में आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ नोट, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो एमसीक्यूज वाली, चाहे परीक्षा लिखने वाली हो, दोनों टाइप का नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का आपको नोट्स मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट कम से कम 5-5 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों का, को करिकुलर का भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। 4th एंड 5th का एक साथ जो फीस जमा करेगा उसकी 50 रुपए कम लगेगी फीस, यानी वैसे तो 200 रुपए हो जाते हैं 2 सेमेस्टर के एक साथ जमा करने पर, लेकिन 150 रुपए ही अभी ऑफर में चल रहा है। तो वो भी आपको मैंने बता दिया था, सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंधित है सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप तुरंत जुड़ जाएं, देर ना करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सीरीज खरीदते हैं, सीरीज आपकी 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की पड़ती है। 4 या 5 सब्जेक्ट की सीरीज कितनी पड़ेगी? 250 की आपकी कम से कम पड़ेगी। ठीक है, तो 250 रुपए आपके खर्च होते हैं, आप 100 रुपए में आप सभी सब्जेक्ट का प्राप्त कर पा रहे हो। 150 लगाते हैं तो आपको दोनों सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर का आपको दोनों का मिल जाता है 150 रुपए में, और ऐसे 600 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। सीरीज या किताब खरीदेंगे तो आपका और लग जाएगा। तो ऐसे में वो आप ना खरीदे, आप पीडीएफ नोट्स हमारा प्राप्त कर ले, आपके लिए बड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बड़ा बेस्ट है, आप पीडीएफ नोट जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। अच्छा, हमारा जो लेक्चर है दोस्तों, ये सभी विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल महात्मा गांधी का विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बल्लापुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय,
प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर के आपका मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, और ऐसे मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर, सारे विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ सकते हैं। परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सभी के लिए जो है मॉडल पेपर की व्यवस्था रहेगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको है। सब कुछ मिलेगा बारीकी के साथ, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आप तुरंत एसएमएस करें। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा इकट्ठा, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सबका आपको मिलेगा, ठीक है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। को करिकुलर मास्टर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए क्रैकर को भी और शुक्ला पॉइंट को भी, ठीक है। तीनों चैनल आपके ही हैं। धन्यवाद।